अगर राहिब ठीक नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं उसे देख लूँगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उम्र भर याद रखेगा। यहाँ रुककर हम सामी का इंतज़ार करेंगे और अगर सामी नहीं आया तो हम उसे तलाश करने निकल जाएंगे। मायून का सुधीर चौहान की खानकाह में रुकने का फैसला गलत था, क्योंकि सुधीर चौहान निहायत ही शातिर इंसान था। वो एक ऐसा इंसान था जो किसी मजहब को नहीं मानता था। उसने राहब का लिबादा लोगों को दिखाने के लिए ओढ़ रखा था। वो शैतान का खास चेला था, शैतान के उसूलों पर अमल करता था। दौलत उसने बेशुमार इकट्ठी कर ली थी। अब वो अमर होना चाहता था। रानी खोला परी काफ़ी देर बाद रस्सी लेकर लौटी थी। मैं अंधेरे कुएं में उसका इंतज़ार कर रहा था और सोच रहा था कि अगर खोला परी मेरे साथ नहीं होती तो मैं इस कुएं से बाहर कैसे निकलता। कुआं बहुत ही गहरा था और इतने गहरे कुएं से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था। खोला परी रस्सी लेकर कुएं में उतर चुकी थी। कुएं से बाहर उसने एक मजबूत दरख्त के साथ रस्सी को बांध दिया था। उसके जिस्म से निकलने वाली रोशनी ने कुएं को फिर से मुनव्वर कर दिया था। इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें आने में? मैंने खोला परी से पूछा तो वो बोली, यहाँ से तकरीबन घंटे की मुसाफत पर एक आबादी है। वहाँ के लोग जंगल से लकड़ियाँ काट कर गुजारा करते हैं। बड़े बदहाल लोग हैं और फिर उन्हें वहाँ मौजूद फौजी छावनी के फौजी तंग करते हैं। उनके माल मवेशी के अलावा जवान लड़कियों को भी उठाकर ले जाते हैं। एहतजाज करने वालों को जान से मार देते हैं और वहाँ की पुलिस भी फौजियों के साथ मिली हुई है। बहुत जुल्म हो रहा है उन गरीबों पर, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। काफ़ी मालूमात जमा की हैं तुमने आबादी के लोगों की, मैंने हंसते हुए कहा और रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर निकलने लगा। हाँ, इसीलिए मुझे देर हो गई। उनकी मजलूमियत पर मुझे बहुत ही तरस आ रहा था। कोई उनका मददगार नहीं है। रानी खोला परी की बात सुनकर मुझे ख्याल आ गया उन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग का जो मेरे ख्वाब में आए थे और जिन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें चुन लिया गया है मजलूम लोगों की मदद के लिए। तो क्या मुझे इन लोगों की मदद के लिए यहाँ भेजा गया था? रस्सी की मदद से मैं कुएं से बाहर निकल आया। रानी खोला परी मेरे साथ ही थी। मेरे सामने मैदान था। वो कुआं जिसमें मैं गिरा था वो इसी मैदान में ही खोदा गया था। शायद किसी वक्त इस कुएं में पानी था, लेकिन अब वो खुश्क पड़ा था। क्या अब हम उस आबादी की तरफ चलें जहाँ से तुम ये रस्सी लाई थी? हाँ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए, रानी खोला परी ने कहा और साथ ही रस्सी खोलने लगी। ये क्या कर रही हो? मैंने उसे रस्सी खोलते देखकर पूछा तो खोला परी बोली, आबादी के लोग बहुत गरीब हैं, तो जहाँ से ये रस्सी लाई थी वहाँ वापस रख दूंगी ताकि रस्सी के मालिक का नुकसान न हो। अच्छी सोच है, मैंने कहा और रस्सी समेटने में खोला परी की मदद करने लगा। इतनी लंबी रस्सी नन्ही सी जाने कैसे उठाकर लाई थी। रस्सी समेटकर मैंने अपने कंधे पर रखी और
हम आबादी की तरफ बढ़ गए। आगे जंगल था, हम जंगल में दाखिल हो गए। कितनी दूर है आबादी? मैंने आगे बढ़ते हुए खोलापरी से पूछा, जो मेरे साथ साथ उड़ते हुए जा रही थी। बस अब कुछ फासला ही रह गया है। हम एक पगडंडी पर आ गए थे। अभी पगडंडी पर हमने चंद कदम ही बढ़ाए थे कि हमें अपनी दाहिनी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे कोई दरिंदा घुर्रा रहा हो। ये कैसी आवाज है? खोलापरी बोली। देखते हैं, मैंने कहा, और हम आवाज की तरफ मुड़ गए। और फिर हमने आगे देखा कि एक लड़की और उसके साथ 10-11 साल का एक लड़का था। उन दोनों को 2 भेड़ियों ने घेर रखा था। भेड़िए उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। उनके लंबे लंबे नोकीले दांत बता रहे थे कि वो लड़की और लड़के को कच्चा चबा जाना चाहते हैं। और फिर इससे पहले कि भेड़िए उन पर हमला करते, मैं तेजी के साथ उनके आगे आकर खड़ा हो गया। भेड़िए मुझे अचानक आगे आता देखकर रुक गए। अब भेड़ियों और उस लड़के के दरमियान में दीवार बना खड़ा था। लड़की और 10-11 साल लड़का भी मुझे हैरत से देख रहे थे। इसी वक्त एक भेड़िए ने अपनी जगह से छलांग लगाई थी हमला करने के लिए, लेकिन ये उसकी आखिरी छलांग साबित हुई, क्योंकि जैसे ही भेड़िया उड़ता हुआ मेरे करीब पहुंचा, मैंने उसे अपने हाथों की गिरफ्त में लेकर जोर से जमीन पर पटक दिया। भेड़िए के चीथड़े बिखर गए। दूसरा भेड़िया अपने साथी की मौत देखकर इश्ताल में आ गया और उड़ाता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उसका इंतजार करने लगा कि वो मेरे करीब आए तो मैं उसका भी काम तमाम कर सकूं। भेड़िया उड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो जैसे ही करीब आया, मैंने एक जोरदार लात उसे रसीद की। लात खाकर भेड़िया उड़ता हुआ दूर तक गया और एक दरख्त से टकराकर वहीं ढेर हो गया। दोनों भेड़िए मर चुके थे। लड़की और लड़का सहमे हुए खड़े थे। भेड़ियों की मौत पर उनकी जान में जान आई। मैंने मुड़कर उन दोनों को देखा। वो एहसानमंद निगाहों से मुझे देख रहे थे। कौन हो बाबू? तुम्हें इससे पहले तो इस जंगल में नहीं देखा, लड़की ने अपनी ज़बान में पूछा, लेकिन मैं उसकी ज़बान समझ रहा था। मैं मुसाफिर हूँ। तुम दोनों को भेड़ियों के चुंगल में देखा तो बचाने चला आया। मैंने उसी की ज़बान में कहा। नेक दिल इंसान हो, लड़की बोली। मैं सोराडा हूँ और ये मेरा छोटा भाई नेरान है। हम जंगल में लकड़ियाँ चुनने आए थे कि भेड़ियों ने हमें घेर लिया। लड़की इतना बोलकर खामोश हुई तो मैंने कहा, मेरा नाम सामी है। कहाँ जा रहे हो? लड़की ने पूछा। मुसाफिर हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने यूं ही कह दिया। तो फिर हमारे साथ हमारी बस्ती चलो, सोराडा बोली। हाँ हाँ भैया, हमारे साथ हमारी बस्ती चलो। नेरान ने मेरा हाथ थाम लिया और अपने साथ चलने के लिए जिद करने लगा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, मैंने कहा तो दोनों बहन भाई खुश हो गए और मैं उनके साथ चलने लगा उनकी बस्ती की तरफ। जाने से पहले उनके साथ मिलकर हमने अच्छी खासी लकड़ियाँ जमा कर ली और उन
को बांधकर अपने कंधे पर लाद दिया। रस्सी मुझसे सोलाडा ने ले ली थी। रानी खोलापरी को उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। वो हमारे पीछे उड़कर आ रही थी। हम बस्ती पहुंच गए। बस्ती में काफी घर थे और तमाम घर लकड़ियों से बनाए गए थे। जब हम बस्ती में दाखिल हुए तो बस्ती के कुछ लोग मुझे देखकर हमारे पास आ गए और ताज्जुब से मुझे देखने लगे। एक औरत मुझे देखते हुए बोली, सोलाडा, ये लड़का कौन है? आंटी, इसने हमारी जान बचाई है भेड़ियों से और ये मुसाफिर है, इसलिए मैं और मीरान इसे बस्ती में ले आए। अच्छा, वही औरत बोली, अच्छा किया बिटिया। और फिर हम आगे बढ़ने लगे। सोलाडा का घर आ गया। बड़ा सा लकड़ी का घर था। लकड़ी के बाहरी दरवाजे को खोलकर सोलाडा और नेरान अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे भी अंदर आने का इशारा किया। मैं भी उनके पीछे घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर सहन में एक औरत और एक छोटी बच्ची घर का काम कर रहे थे। सोलाडा और नेरान के साथ मुझे देखकर वो औरत खड़ी हो गई और हमें देखने लगी। मैंने लकड़ियों को कंधे से उतार कर एक तरफ रख दिया। सोलाडा, ये तुम्हारे साथ कौन है? औरत बोली तो सोलाडा से पहले नेरान आगे बढ़कर उसे बताने लगा कि किस तरह मैंने उनकी भेड़ियों से जान बचाई। अगर स्वामी भाई नहीं होते तो भेड़िए हमें खा चुके होते। ओह, ये बात है। औरत ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा एहसान है हम पर, जो तुमने मेरी बेटी और बेटे की जान बचाई। वो औरत सोलाडा और नेरान की माँ थी। काफी अच्छी खातून थी। मुझे घर के अंदर ले गई। रानी खोलापरी इस वक्त तक मेरी शर्ट की जेब में घुस चुकी थी और मैं उसकी हरकत से उसे अपनी जेब में महसूस कर रहा था। सोलाडा की माँ ने मुझे अंदर बिठा दिया। नेरान और उसकी वो बहन जो माँ के साथ काम कर रही थी मेरे पास आकर बैठ गए। सोलाडा और उसकी माँ खाना लगाने का कहकर बाहर निकल गए। स्वामी भैया, ये मेरी छोटी बहन पिंचन है। नेरान ने अपनी छोटी बहन का नाम बताया तो मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत प्यारी है तुम्हारी छोटी बहन। पिंचन खुश हो गई और बोली, भैया आप भी बहुत अच्छे हो। आप कहाँ से आए हो? मैंने हंसते हुए कहा, भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ। कितनी दूर से भैया? पिंचन ने मासूमियत से पूछा। बहुत दूर से। मैंने पिंचन को हाथों के इशारे से समझाया। इतने में सोलाडा और उसकी माँ खाना ले आए। दाल चावल थे। भूख का एहसास नहीं था, लेकिन फिर भी उनके साथ मिलकर खा लिया। खाने के बाद सोलाडा की माँ ने बताया कि सोलाडा का पिता लकड़ियां काटने जंगल गया हुआ है, वो भी बस आने वाला है। तो तुम 5 लोग हो इस घर में? मैंने सोलाडा से पूछा। नहीं, हम 6 हैं, 2 भाई और 2 बहनें और माता पिता। सोलाडा बोली। मुझसे बड़ा भी एक भाई है, वैरोट कहाँ है? सोलाडा के बताने पर मैंने पूछा। वैरोट भैया को पुलिस पकड़कर ले गई है, सोलाडा बोली तो सोलाडा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्यों? क्या जुर्म किया था वैरोट ने?
मैंने पूछा तो सोलाडा की माँ भीगी आंखों के साथ बोली, बेटा अब तुम्हें क्या बताएं हम, बस्ती वालों पर क्या जुल्म हो रहा है। यहाँ हर घर से एक मर्द या तो पुलिस वालों की हिरासत में है या फिर फौजियों की बैरक में कैद है। ये पुलिस और फौजी तो हमारी जान, माल और इज्जत के दुश्मन है। सोलाडा की माँ बोल रही थी। वैरोट का जुर्म बस ये था कि उसने अपनी बहन सोलाडा की इज्जत फौजियों से बचाई थी। वो सोलाडा को उठाकर ले जाना चाहते थे। बीच में वैरोट दीवार बनकर खड़ा हो गया। सोलाडा को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन पुलिस वालों के जरिए वैरोट को उठवा दिया और कह गए कि जल्द ही वो सोलाडा को भी उठाने आएंगे। सोलाडा की माँ की आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। मैंने सोलाडा की माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ जी आप फिक्र मत करें, सोलाडा आज से मेरी भी बहन है। मैं देखता हूँ इसे कौन उठाकर ले जाता है और जल्द ही मैं आपके बेटे वैरोट को भी पुलिस वालों से छुड़ा कर ले आऊंगा। मेरी बात सुनकर सोलाडा की माँ ने हैरत से मुझे देखा और बोली, बेटा तुम कैसे इन पुलिस वालों और फौजियों से लड़ोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो बहुत ताकतवर हैं। माता, मेरा भैया सामी भी बहुत ताकतवर है। इसने 2 भेड़ियों को ऐसे मार दिया था जैसे हम मक्खियों को मार देते हैं। निरान फख्र से सीना फुलाते हुए बोला और मुझे उसके इस अंदाज पर हंसी आ गई। सामी भैया जिंदाबाद। छोटी पिंचन ने तो नारे लगाना शुरू कर दिए थे और मैं सोच रहा था कि अब मुझे इन सब के लिए कुछ करना पड़ेगा, इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना पड़ेगा। राहिब सुधीर चौहान ने अपने एक दोस्त को बुलवाया था जिसका नाम सोनान था। सोनान टेलीपैथी का इल्म जानता था। वो अपने इस इल्म के जरिए किसी भी शख्स के दिमाग पर काबू पा लेता था और फिर उससे अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करवाता था। एक अरसे तक उसने शम्मा बीनी करके ये इल्म हासिल किया था। वो किसी भी शख्स की आंखों या आवाज के जरिए उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता था। हाँ चौहान, क्या हुआ, खैरियत तो है, किस लिए बुलवाया है मुझे? सोनान सुधीर चौहान से गले मिलते हुए बोला तो सुधीर चौहान ने उसे बिठाया और फिर मायून के बारे में बताया। क्या कह रहा है चौहान, एक अमर लड़की, वो भी तुम्हारी खानका में? लेकिन तुझे कैसे पता कि वो अमर है? सोनान खामोश हुआ तो सुधीर चौहान बोला, अपने इल्म से। क्या तुम मेरी इल्म से वाकिफ नहीं? हाँ वाकिफ हूं और मानता भी हूं तेरे इल्म को। जानता हूं तू बहुत बयान वाला आदमी है, लेकिन अब करना क्या है? करना यह है तुझे उस लड़की के दिमाग पर काबिज होना है और फिर उसके दिमाग से ये मालूमात निकालनी है कि वो अमर कैसे हुई, और फिर इसके बाद हम दोनों भी उस पर अमल करके अमर हो जाएंगे। तो क्या तू अपने इल्म से उसे काबू नहीं कर सकता चौहान? इतना काला इल्म है तेरे पास जो पहाड़ को भी रेजा रेजा कर सकता है। सोनान ने कहा तो सुधीर चौहान बोला, नहीं, वो लड़की बहुत शक्तिशाली है। उसे काले इल्म और ताकत से काबू नहीं किया जा सकता। बस तेरी टेलीपैथी का इल्म ही उसे काबू कर सकता है। ये बात है तो मिलवा लड़की से, देखता हूं कि वो कितनी शक्तिशाली है। चल मेरे साथ, सुधीर चौहान बोला।
और उसे मैयून के कमरे की तरफ लेकर बढ़ गया। मैयून कमरे में आराम कर रही थी। नीलम परी भी उसके साथ आराम कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों उठ बैठे। नीलम परी उड़कर कमरे के कोने में बने सुराख में घुस गई और मैयून दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलने पर उसे सामने ही सुधीर चौहान और सोनान नजर आए। सुधीर चौहान के बाद मैयून ने जैसा ही सोनान की आंखों में देखा, उसे अपने दिमाग में एक झटका सा महसूस हुआ। उसे यूं लगा जैसे उसके दिमाग में कोई घुस गया हो। ये मेरा दोस्त सोनान है, तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए तुम्हारे पास ले आया। सुधीर चौहान खुशामदी लहजे में बोला। ओह अच्छा, मैयून ने कहा और उनके अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। दोनों अंदर दाखिल हो गए। मैयून को अपने सर में अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई उसका दिमाग पढ़ रहा हो और उसके दिमाग पर काबू करने की कोशिश कर रहा हो। मैं सोलाडा के घर में था। वो परेशान थे क्योंकि उसके पिता के आने का वक्त हो गया था, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आया था। सोलाडा की माँ परेशानी में इधर उधर टहल रही थी। सोलाडा, नेरान और छोटी पिंचन भी अपनी माँ को परेशान देखकर परेशान हो रहे थे। तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आदमी को कभी कभी घर आने में देर हो जाती है। मैंने उनको तसल्ली देने के लिए कहा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो माई, लेकिन इनके पिता को इतनी देर पहले कभी नहीं हुई और फिर यहाँ के हालात भी अच्छे नहीं हैं। सोलाडा की माँ परेशान लहजे में बोली। और इसी वक्त उनके घर का बैरूनी दरवाजा बुरी तरह पीटा जाने लगा। दरवाजे को इस तरह पीटे जाने पर वो सब मजीद परेशान हो गए। सोलाडा की माँ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उनके पीछे मैं, सोलाडा, नेरान और पिंचन भी चल पड़े। दरवाजे के बाहर 4 पुलिस वाले थे। वही दरवाजा पीट रहे थे। क्या हुआ? हमसे क्या कसूर हो गया है? सोलाडा की माँ पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। तुम्हारा पति थाने में है लकड़ी चोरी के जुर्म में। दारोगा साहब तुम्हार चोरी को बुलाए हैं, उसको भेज दो, तुम्हार पति आ जाएगा, एक सिपाही बोला था।